औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला अपनी बरकत और रहमत के दरवाजे आप पर हमेशा खुले रखे, अपने महबूब और उसकी आल के सदके वेलकम कहेंगे आपको शो सियासी शतरंज में। और आज मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत है, और मईशत की बात की जाए तो एक और नया नंबर सामने आया है, माली खसारे का, फिस्कल डेफिसिट का। ख़वातीन और हज़रात, वो कहते हैं ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये वो वजह होती है जिसकी वजह से किसी भी मुल्क का माली खसारा, फिस्कल डेफिसिट बनता है कि जब आपके रेवेन्यूज इतने नहीं होते जितने आपके एक्सपेंडिचर होते हैं, अखराजात ज़्यादा हो, आमदनी कम हो, तो माली खसारा बढ़ता है। और लेटेस्ट IMF के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान का माली खसारा रवा माली साल में 8,000 अरब से तजावुज़ कर चुका है। इट हैज़ क्रॉस्ड 8 ट्रिलियन रुपीज़। अंदाज़ा कीजिए, और भी बढ़ सकता है। और जो फोरकास्ट IMF ने बताई हैं कि आने वाले वक्त में हमारे रेवेन्यूज यानी हमारी आमदनी कम होती हुई दिखाई दे रही है और हमारे मुल्क के अखराजात बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि यकीनन एक खतरे की घंटी है। IMF ने अपने आदाद शुमार और रिपोर्ट में यह भी वाज़ेह कर दिया है कि अगर मुआशी इस्तेहकाम चाहिए तो सियासी इस्तेहकाम आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि आर्मी चीफ के इकदाम के बाद जिस तरीके से डॉलर नीचे आ रहा है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस तो बहाल हुआ, लेकिन जो स्मगलिंग और जो दूसरी कार्रवाइयाँ हो रही थी, जो हम जानते हैं गैर कानूनी तौर पे गैर मुल्की यहाँ पर मुकीम थे, उनको निकालने का सिलसिला शुरू हुआ था, तो उसके हवाले से भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन पहले आपके सामने 70 तोला सोना केस के रिमार्क्स रखूंगा। 70 तोला सोना केस सुन के लगता है ऐसे है कि कोई गेम शो है, लेकिन हकीकतन ये एक केस है, कोई गेम शो नहीं है। अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस सुना गया, जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के बड़े कमाल रिमार्क्स आपके सामने रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि रियासत करप्शन और स्मगलिंग करने में मुआवनत करती है, तो यकीनन जिस मुल्क की रियासत मुआवनत करेगी वहां करप्शन और स्मगलिंग कभी बंद नहीं हो सकती है। साथ साथ नादरा के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसार साहब ने भी इंकशाफ किया है सेनेटर्स की कमेटी के सामने कि NIC जाली बनाए जा रहे थे नादरा हुक्काम की जानिब से। अब अंदाजा कीजिए, जब इतने सालों से जाली NIC बनाए जा रहे होंगे तो फिर 1-2 महीनों के अंदर उन सबको ढूंढना, मुल्क से बाहर निकालना, निशानदेही करना इज क्लोज टू इम्पॉसिबल। तो ये बात बड़ी क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए हर पाकिस्तानी के दिमाग में कि सियासी इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम लाए बिना पाकिस्तान आगे बढ़ नहीं सकता। सियासत के ऊपर बात करेंगे, लेकिन यकीनन आज के प्रोग्राम में भी हम फ़लस्तीन में जारी जंग, बर्बरियत, जुल्म की दास्तानें जो रकम हो रही हैं, जो तारीख रकम हो रही है, उस पर भी रोशनी डालेंगे। खुर्शीद कसूरी साहब हमें आगे चल के ज्वाइन करेंगे, मईशत के ऊपर भी तफसीलन बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सियासी गुरु से। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, साबिक गवर्नर पंजाब रफीक रिजवाना साहब। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए, हमारे चैनल के लिए निकाला। सर, पहला सवाल जो आपसे पूछना चाहूंगा, जब भी हमारे निगरान वजीर आजम काकड़ साहब का इंटरव्यू होता है तो उनसे सबसे पहला सवाल आजकल यह किया जाता है कि कहीं आप नून लीग की बी टीम तो नहीं है। फिर उनको वजाहत देनी पड़ती है, जिस तरह उन्होंने दोबारा वजाहत दी अपने इंटरव्यू में, कहा कि हम नून लीग की बी टीम नहीं है, नवाज शरीफ साहब किसी डील के तहत नहीं आ रहे। जो इस वक्त मुल्क में एक इंप्रेशन क्रिएट हो गया है रजवाना साहब कि नून किसी डील का हिस्सा बन चुकी है और उसको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है जो किसी और पार्टी को नहीं दी जाएगी, और नून आते ही क्लीन स्वीप करेगी, नवाज शरीफ साहब को अदालती कार्रवाई में भी कोई मुश्किलात नहीं होंगी। आप इस पर क्या कमेंट करेंगे सर? थैंक यू सो मच जी। मैं कानून का तालिब इल्म, एक सीनियर वकील हूँ। माशाल्लाह। मियाँ साहब की आमद जो है उनके एक सियासी फैसले की एक कड़ी है और उनका एक फैसला है, और हमारी पार्टी की मुसलसल डिमांड थी। उनकी सेहत की खराबी के हवाले से कुछ ऐसी सूरत हाल थी कि वो आ नहीं सकते थे। किस्सा मुख्तसर कि अब वो उनका सफ़र शुरू हो गया, वो जिद्दा पहुंच गए इंशाल्लाह, और अपने प्रोग्राम के मुताबिक वो पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। उर्दू वाला सफर, अंग्रेजी वाला सफर सर? नहीं नहीं, ये उर्दू वाला सफर है जी। अंग्रेजी वाला सफर तो अभी उसकी भी बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक डील डील किस बात की मुझे बताएं, और लेवल प्लेइंग फील्ड से क्या मुराद है? डील कोई नहीं है। डील उन्होंने अपना फैसला किया है, वापस सही फैसला है, और उनकी जरूरत है पाकिस्तान में, हमारी पार्टी की जरूरत है, हमारे मुल्क को जरूरत है। कोई ना कोई डील है, ना ही कोई खुदा खास ऐसी सूरत हाल है कि हमें कोई गारंटी होगी कि अदालतों से इंसाफ तो मिलेगा, मगर क्या हमें गारंटी है कि आप आएंगे तो सब कुछ हो जाएगा? उन्होंने आना है, कानूनी मशावरत उनकी मुकम्मल हो गई है, उन्होंने अदालत से रजू करना है, अदालतों ने अपना फैसला करना है। उसमें ना कोई डील है, ना कोई डील है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये एक ऐसी बात का बतंगड़ बनाया हुआ है सियासी राइट सर, फैसला। राइट सर। रफीक साहब, ये डील डील की आवाज़ें इसलिए ज़्यादा उठ रही हैं कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ
कि इलेक्शन की तारीख के बजाय इलेक्शन का हफ्ता बताया जाए। इस वक्त ANP के मियां इफ्तिखार दुरानी साहब कह रहे हैं तारीख दी जाए जल्द अज जल्द। पीपल्स पार्टी के नैयर हुसैन बुखारी कह रहे हैं इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। जमात इस्लामी के फरीद फराशा कह रहे हैं इलेक्शन दिसंबर में कराएं, जल्दी हल्का बंदियां मुकम्मल करें। PTI कह रहे हैं 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए। नून लीग कह रही है जब भी इलेक्शन होने मालूम है वो जीतेगी, क्योंकि उनकी तरफ से ये मुतालबा नहीं किया जा रहा। तो इससे वाज़े परसेप्शन ये क्रिएट हो रहा है कि दे आर नॉट वरीड अबाउट द डेट। इनको परवाही नहीं है कि इलेक्शन कब हो, कैसे हो, क्यों हो, किस दिन हो, किस महीने हो, क्योंकि ये तो जीतेंगे जीतेंगे। आपकी जमात क्यों नहीं मुतालबा ये कर रही है? क्योंकि मुलाकात भी जो हुई है फजलुर रहमान साहब की शहबाज शरीफ साहब से, उसके अंदर भी कुछ ऐसी गुफ्तगू है, लेकिन उसको आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये बताइए कि आपकी जमात क्यों मुतालबा नहीं कर रही वक्त पे इलेक्शन का? मुतालबा तो हमारा है कि वक्त पे इलेक्शन हो। हमने कब कहा कि वक्त पे इलेक्शन ना हो? इस पे एक कानूनी पोजीशन में वाजे कर दूं, इलेक्शन की एक तारीख जो है वो इलेक्शन के शेड्यूल में दी जाती है कानून के मुताबिक। ठीक सर। इस बात को कभी किसी ने सोचा नहीं है कि आज तारीख मांग रहे हैं। इलेक्शन का एक प्रोसेस है, डिलिमिटेशन चल पड़ी है, डिलिमिटेशन में प्रपोजल्स और ऑब्जेक्शंस आएंगे, उसकी एक मियाद मुकर्रर है कानून में। उसी कानून के मुताबिक उस मियाद के अंदर उन एतराज़ात का और उन सजेशंस का फैसला होगा, प्रपोजल्स का। उसके मुताबिक उसकी अपीलें होंगी, उसका एक मियाद मुकर्रर है, अपीलों की मियाद खत्म होगी, उसके बाद अगला प्रोसेस शुरू होगा और उसमें फिर इलेक्शन शेड्यूल देंगे। वो इलेक्शन शेड्यूल में ही आता है कि फलां दिन नॉमिनेशन पेपर्स, फलां दिन स्क्रूटनी, फलां दिन इसकी जो है ना एतराज़ात भी साथ चलेंगे, और उसके बाद एतराज़ात के बाद इतने दिन उसके एतराज़ात की मंजूरी या इस्तराद या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें होंगी, उन अपीलों का फैसला होगा, और उसके बाद फिर ये इलेक्शन शेड्यूल है। उस तारीख के बाद ये नॉमिनेशन पेपर के फाइल करने और एतराज़ात के बाद फिर वो होगा कि इंतखाबी निशान अलॉट होंगे, फलां दिन को पोलिंग होगा। ये इलेक्शन शेड्यूल एक राइट सर। ज़ाब्ता है इलेक्शन लॉज में। उससे पहले कोई मखसूस डेट, उस शेड्यूल से पहले कोई कानून में दर्ज ही नहीं है कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस किए बगैर इलेक्शन की तारीख दे दें। इसको मिसकंस्ट्रू किया जा रहा है, इसको गलत पेश किया जा रहा है। मेरी नज़र में सब्जेक्ट टू करेक्शन के तारीख दें। शेड्यूल तो जब आएगा तारीख का, तो आखिरी शेड्यूल का हिस्सा होगा इलेक्शन की डेट, पोलिंग डेट। पोलिंग डेट पहले दे दे, बाकी नॉमिनेशन पेपर का प्रोसेस बाद में दे। ये काम होगा, ये कानून में इसकी इजाजत नहीं है, कानून में ये दर्ज नहीं है। इलेक्शन एक्ट को उठा के देख ले, पुराने इलेक्शन के कानून को देख ले, उसमें यही कुछ होता है। एक प्रोसेस का वक्त ठीक होता है सर। कि कब ठीक सर। से होगी नॉमिनेशन। तो इसीलिए मैं नहीं समझता कि इस बात में वजन है कि तारीख दे दे। ठीक। तारीख तो शेड्यूल में होगी। हम बिल्कुल इलेक्शन के इल्तवा में, इलेक्शन के मुलतवी होने में हमारी जमात बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। बर वक्त इलेक्शन हो। शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि जो भी पार्टी जीतती है उसके हवाले ठीक है रफीक साहब। हुकूमत की जाए, और बाकी जमातों को फर्ज है कि उनके साथ मिलके इस मुल्क की सिर्फ दुरुस्त की जाए। अब एक दूसरे के साथ लड़ने की रफीक साहब आपसे पूछना चाहूँगा, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का मुतालबा है, जिसकी वो हिमायत चाहते हैं नून लीग से, कि जनवरी से आगे इंतखाबात मौखर करने के मुतालबे की हिमायत की जाए नून लीग की तरफ से भी, और ये मुतालबा JUI फेक आए, इसको मानने से क्या नुकसान होगा? वैसे क्या वजह हो सकती है कि वक्त मांगा जा रहा है सोचने के लिए और टाइम बाय किया जा रहा है? क्या वजह हो सकती है सर? मानने की बात तो आपकी मफरूजे की है, माजरत के साथ। और अगर मैं मानूं तो फिर नुकसान की बात करूं। जब वो मान ही नहीं रहे तो उससे नुकसान मैं की यही बात पूछा, क्या? मानने से क्या नुकसान होगा रफीक साहब? मैं जब कह रहा हूँ मानना नहीं है तो नुकसान क्या हो? नुकसान तो, एक ही बात सुनिए, मुल्क इस वक्त इन हालात का मुतकादी नहीं है कि इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए। मुंतखब हुकूमत के हवाले करें, सब मिल के इस मुल्क को चलाएं। इस तरह नहीं कि इलेक्शन को डिले करते रहे। मेरी नज़र में कानून के तालिब इल्म की हैसियत से, एक वर्कर की हैसियत से, एक जमहूरियत पसंद एक शख्स की हैसियत से, मेरा तो ये मुतालबा भी है और मेरी ये सोच भी है और मेरा ये व्यू भी है, मेरा नैरेटिव भी है। और हमारी जमात ने इससे ज़रा इख्तलाफ नहीं किया कि इलेक्शन मुकर्रर वक्त पे हो। जो प्रोसेस चला हुआ है, राइट उस सर। अलका बदियों के सारे प्रोसेस के बाद वो शेड्यूल आएगा, इलेक्शन हो जाएगा इंशाल्लाह। जिसकी हुकूमत बनती है, बशर्ते कि वो फिर उस इलेक्शन के नताइज को माना जाए राइट तो रफीक साहब।
रफीक साहब, एक और नैरेटिव ये भी बिल्ड किया जा रहा है कि जो वेलकम पार्टी तैयार की जा रही थी नवाज शरीफ साहब के लिए, वो कुछ फ्लॉप सी होती हुई नजर आ रही है। लोग ज्यादा जमा नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए तमाम तर जलसे कैंसिल कर दिए गए हैं। इसीलिए नवाज शरीफ साहब ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं सऊदी अरब और यूएई में लॉबिंग करने की। सर, इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? नहीं, सऊदी अरब और उधर कोई लॉबिंग नहीं हो रही है। बात यह है कि यहाँ पे जो जोश और खरोश है वो ये है कि मसलन मैं अब मुल्तान में बैठा हूँ। अब कल हमारे पीपी हल्के में, जो मेरा बेटा पीपी से इलेक्शन लड़ता है, हमारे हल्के में कल हमारे डेरे पे जलसा है। एक मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। तो कल ही के दिन में जुमे वाले दिन हमारे यहाँ इसी 21 अक्टूबर के हवाले से, मियाँ साहब के इस्तकबाल के हवाले से कुछ 10 जलसे हैं। ठीक है जी। तो एक जज्बा पैदा हुआ है, पार्टी उठ खड़ी हुई है। पार्टी को एक आसरा था कि मियां नवाज शरीफ जल्दी तशरीफ लाएं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक गवर्नर पंजाब रफ़ीक रिजवाना साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने अपना मौक़िफ़ आपके सामने रखा। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे खुर्शीद कसूरी साहब से, पूछेंगे उनसे कि जो इस वक्त बड़ी जंग जारी है इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान, इसका अंजाम वो क्या देखते हैं और इसके इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे, पाकिस्तान पे क्या आने वाला है। एक ब्रेक के बाद। ख़वातीन और हजरात, यहूदी लॉबी या ज़ायनिस्ट लॉबी इस कदर ताकतवर है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं, इस वक्त नामुमकिन हो चुका है। अंदाजे के मुताबिक ये वो लॉबी है जो दुनिया के 70 सेंट्रल बैंक्स की मालिक है, यानी 70 करेंसियां प्रिंट करती है। अमेरिका का यूएस फेडरल रिजर्व हो, यूरोपियन बैंक हो, यूरो हो, पाउंड हो, इसके अलावा गोल्ड बुलियन, गोल्ड की कीमत ये तय करते हैं, डायमंड की कीमत ये तय करते हैं, सिल्वर की कीमत ये तय करते हैं। तकरीबन हर चीज इनके हाथ में है। ऑयल सेक्टर हो, फार्मास्यूटिकल हो, मीडिया हो, मूवीज हो, कपड़े हो, खाने हो, दुनिया को यू कंट्रोल में रखा हुआ है इस लॉबी ने। 90% दुनिया की दौलत चंद खानदानों के पास है, जो कि यहूदी खानदान है। यही वजह है कि आज जब जंग शुरू होती है तो अमेरिका सबसे पहले इत्तेहादी बन के अपनी फौज भेज देता है, एंथनी ब्लिंकन अपने वजीर खारजा को भेज देता है। यही वजह है कि बरतानिया भी अपने हुक्काम को जल्दी से इजराइल के साथ इजहार यकजहती के लिए भेजता है। लेकिन अब देखना यह है कि मुसलमान कितने इत्तेहाद का मुजाहरा करते हैं। मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम ममालिक कब OIC का हंगामी इजलास बुलाएंगे? तातरीन इतलात ये हैं कि इस वक्त गजा की पूरी नाकाबंदी कर दी गई है, बिजली, पानी, गैस बंद है, रास्ते बंद कर दिए गए हैं, कोई अंदर नहीं जा सकता, कोई बाहर नहीं आ सकता, और ये पहरा लगा के, कर्फ्यू लगा के बमबारी की जा रही है, आग बरसाई जा रही है। इसलिए हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें ताकत अता फरमाए। मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं साबिक वजीर खारजा हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। कसूरी साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। मेरा पहला सवाल ये है, इस वक्त इतलात ये आ रही है कि सर गाजा के लोगों को अंदाजा हो गया है कि उनका जिंदा रहना बहुत मुश्किल होगा, वो बच नहीं पाएंगे। कुछ लोग इस सूरत हाल को वर्ल्ड वॉर 2.5 कह रहे हैं, कुछ लोग वर्ल्ड वॉर 3 कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, इस वक्त तो जंप करना कंक्लूजन्स पे इस किस्म के अर्ली होगा। नथिंग कैन बी रूल्ड आउट। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी तो कोई बेवकूफ भी नहीं प्रेडिक्ट कर, को समझ ही नहीं सकता था कि कोई क्राउन प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया फ्रांस फर्डिनेंड मर्डर हो गए थे, और वो भी उनका जो कोचमैन था, बगी का गलत टर्निंग उसने की, उसके नतीजे में वो मारे गए, और जो वॉर शुरू हुई उसमें कई मिलियन लोग मारे गए। तो इसलिए एक नहीं कहा जा सकता इसका नतीजा क्या होगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर है, खुदा करे ऐसा ना हो। लेकिन अभी जो सिचुएशन ऑन ग्राउंड है तो ये है कि इन्होंने जिस किस्म का रिएक्शन हो रहा है, जिस तरह टोटल ह्यूमैनिटेरियन लॉज की वायलेशन हो रही है, उसका एक आपके सामने सबूत है जो 2-3-4 मिनट की सिर्फ तकरीर की सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस ने कल 10 बंदे ग्राउंड पर मारे गए। उन्होंने कहा कोई दलाइल नहीं दिए, उन्होंने सिंपली कहा रास्ता खोल दें, और इजिप्ट को रिक्वेस्ट की। वो खोलते हैं या नहीं, इजिप्ट क्या करेगा तो बात की बात है। ये इस बात का पेश खेमा है कि जो मर्जी अमेरिका और कुछ उसके जो सपोर्टर्स हैं उस पर पब्लिकली वन साइडेड स्टोरी दे रहे हैं, लेकिन अगर आप इस तरह खुल्लम खुल्ला ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करें, जिस तरह का लॉज ऑफ वॉर की, कि पानी नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी, बिजली नहीं मिलेगी, ये तो आप एक्चुअली अगर कोई इनको
किसी क्रिमिनल कोर्ट में ले जाए, वहां भी कन्विक्ट हो जाएंगे। क्योंकि वैसे भी अगर आप ये कह भी दें कि जी हमास ने जो किया है, सिविलियंस को मारा है, गलत किया है, तो देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन अ स्टेट एंड अ ग्रुप। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर इंटरनेशनल लॉ इज मच ग्रेटर। नंबर टू, कि आप पूरी आबादी को, ये तो सेंचुरीज ऑफ एक्सपीरियंस के बाद लॉज ऑफ वॉर बने थे, ये नहीं हो सकता आप उनको स्टार्व कर दें। बल्कि ऑक्यूपेशन की जो ऑक्यूपेशन ऑक्यूपाइंग पावर है, उस पर जिम्मेदारी आती है। अब होगा क्या? होगा ये कि अगर वाकई अगर इस मंसूबे पे ये चलते हैं, दो चीजें हैं, एक हवा से मार रहे हैं और सिविलियंस को शहीद कर रहे हैं, दूसरा ये लैंड थ्रेटन कर रहे हैं कि हम बॉर्डर पे टैंक लेके चले जाएंगे, और नहीं 2, 2.5, 2, 3 लाख बंदे मोबिलाइज किए हैं रिजर्विस्ट को। अब इसके दोनों के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, एक का तो मैं समझता हूँ जल्दी जवाब आना आएगा। ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन में डिवीजन हो गई है। यूरोपियन यूनियन में पहले कहा था कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को उन्होंने वो देते हैं $98 मिलियन व्हाटएवर द अमाउंट, उन्होंने कहा जी होल्ड पे कर दिया था। लेकिन जोसेफ बोरेल जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी है, उन्होंने इमीडिएटली रियलाइज किया इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होगा। उनका नहीं, जो हम दे रहे हैं वो इस वक्त तो देते रहेंगे, बाद में रिव्यू करेंगे। नंबर टू ये कि अगर लैंड इन्वेजन हुई, ये तो कोई डाउट ही नहीं है कि उनके पास तो इनके मुकाबले गोदेले हैं या बाइसाइकिल है या मोटरसाइकिल है, उनके पास कोई टैंक तो नहीं है ना। तो फिर ये अगर चाहे ऑक्यूपाई कर सकते हैं, आगे भी की थी, तो आगे क्यों निकले थे? वहां से निकले इसलिए थे कि रहना मुश्किल हो गया था। अब ठीक है कि ये बहुत ज्यादा लोग मारेंगे बदकिस्मती से, लेकिन एक बात क्लियर है कि एक तो ये काफी कैजुअलिटी से बहुत पहुंचाएंगे फलस्तीनी सिविलियंस को। इनफैक्ट रिएक्शन इजराइल में होता है, आबादी इतनी छोटी है। नंबर दो, ये स्प्रेड होने का फिर चांस है। अगर सपोजिंग इसी तरीके से मारते जाएं और चिड़ियों की तरह फिलिस्तीनियों को मार रहे हैं, अल्लाह रहम करे। तो जो कसूरी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक सवाल यहाँ पे। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब बड़े माहिर हैं इंटरनल और एक्सटर्नल अमूर के। ये उनके मैंने गुफ्तगू सुनी, वो एक तकरीर कर रहे थे और फरमा रहे थे कि दुनिया की जो वर्ल्ड पावर्स हैं, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, उन्होंने जो अपने 200, 300, 400 साल प्लान्स बनाए हुए थे, वो कंप्लीट हो गए हैं। अब दुनिया में नई सफबंदी शुरू हो गई है और हम ये जानते हैं कि अमेरिका का दबाव पाकिस्तान के ऊपर बहुत होता है। इसीलिए ये वजह मुझे लग रही है कि पाकिस्तान फ़लस्तीन के मामले पर सिर्फ मुतालबा कर सकता है, मजम्मत कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। योर कमेंट ऑन दिस सर? देखिए, जहां तक मदद की बात है ना, इन कॉन्टेक्स्ट आप चीजें देखें। मदद मिस्र ने कितनी की है? वो तो सर पे बैठा हुआ। पाकिस्तान जो रोल अदा कर सकता है, अब वह हवाई जहाज तो नहीं भेज सकता ना, अगर रीजनेबली आप एक्सपेक्ट करें। अगर आपने मजम्मती बयान ही देखते हैं, वो ज्यादा मजबूत हो जाएंगे अगर ये चीज ना रुकी जो सिविलियंस पे। पाकिस्तान एक रोल अदा कर सकता है, उसे करना चाहिए। वो ये कि OIC में उसका बहुत अहम किरदार साल से रहा है और वो उसका अकेला किरदार नहीं होगा और पसे पर्दा हो सकता है बातचीत शुरू हो गई हो। फॉरेन मिनिस्टर्स की तो बीच में बातचीत थी, अरब लीग के भी मीट की है। फॉरेन मिनिस्टर्स, मैं तो समझता हूँ हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये जो इसका नतीजा निकलेगा, इस हिजबुल्लाह एक तरफ है, पीछे ईरान है, अमेरिका ने अपना बेड़ा भेज दिया है, एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया है। इसलिए नहीं भेजा कि अमेरिका जाके शाना बशाना इसराइलियों के साथ, इसराइलियों फौजियों के साथ लड़ेगा। तो वो तो अफगानिस्तान से चला गया। बॉडी बैग उनके लिए उठाने तो बड़े मुश्किल है, उनकी पब्लिक भी उन्हें खा जाएगी। तो बेसिकली वो गया है डराने के लिए हिजबुल्लाह को और ईरान को, भाई आप आगे ना बढ़े। लेकिन वो तभी इफेक्टिव होगा, डराना धमकाना, अगर ये रेन ऑफ टेरर जो आग आसमान से सिविलियंस पे बरसाई जा रही है, अगर ये नहीं जल्दी रुकती, फिर कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती कि कौन सी वॉर होगी या नहीं। ये तो मैं आई डोंट टॉक इररिस्पॉन्सिबली कि थर्ड वॉर होगी या नहीं होगी, लेकिन ये मामला फैलेगा और ये सबको उसमें अपनी पॉलिसीज को रीएडजस्ट करना पड़ेगा। पाकिस्तान ऑन द इशू ऑफ इजराइल एंड पैलेस्टाइन, एक्सेप्ट इन 1970s, हमारे जहाजों ने उनको, डायरेक्ट एयरफोर्स ने एंगेज किया था
ओवर सीरिया, उसके अलावा हमारी डायरेक्ट एंगेजमेंट कभी नहीं हुई है। इसीलिए वो भुट्टो साहब के प्रेसिडेंट हाफिज अल असद बहुत करीब थे और मुर्तजा भुट्टो साहब को वहाँ बाद में उसको एज अ टोकन ऑफ ऑनर एंड रिस्पेक्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर भुट्टो उनको वहाँ पनाह दी गई थी। ये कि पाकिस्तान मिलिट्री एड देगा, ये तो अगर करेगा तो ये कोई अनाउंस कर कसूरी साहब, मुझे याद पड़ता है श्रीलंका में भी जब जंग हुई थी, वहां पे अंदर रेबल्स आए थे, तो उस वक्त भी पाकिस्तानी फौज गई थी, बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था। आज भी हम श्रीलंका जाते हैं तो हमारा बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि आपकी फौज की वजह से हमारी दहशतगर्दों से जान छूटी थी। अब ये काम क्यों नहीं कर सकते? क्या OIC का फेलियर है? OIC एक डमी बॉडी साबित हो रही है जो कुछ भी नहीं कर सकती? अगर लंबा चलेगा ना तो OIC की भी होगी और अरब लीग की भी होगी। उम्मीद करनी चाहिए कि उससे पहले मामला रुक जाए, क्योंकि एट स्टेक है आम सिविलियंस की जानें। उनको पहले ही वो एक लार्जेस्ट प्रिजन ऑन अर्थ था, ये जो गजा की स्ट्रिप है, जी हाँ, हर चीज तो बंद की हुई थी और जब चाहते हैं उसको वो कर देते हैं ब्लॉकेड। इसका ब्लॉकेड तोड़ा था बड़ी दलेरी से आज से 4-5 साल पहले। प्रेसिडेंट अर्दोआन ऑफ टर्की, उन्होंने फौजें नहीं भेजी, उन्होंने नेवी नहीं भेजी, उन्होंने सिंबॉलिकली सिविलियन जहाज भेजे जिसके ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट सिविलियन गए थे और गुत्थम गुत्था हो गए थे। पता नहीं शायद तो बंदे मर भी गए होंगे, मुझे मेरी मेमोरी इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन उन्होंने तोड़ दिया था उसको और वो एक इंटरनेशनल इशू बना था। अगर ये नई बात अगर नहीं रुकेगी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये इम्पॉसिबल है कि वो भूखे मरते जाएंगे, पानी ना मिले। ये तो और उनके डिफेंस मिनिस्टर कसूरी साहब ये बताइए कि इस वक्त जो मुस्लिम लीडर्स हैं, हम सऊदी अरब से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन सैडली उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग रिस्पांस वहां से नहीं आया, सिवाय इसके कि जल्द से जल्द जंगबंदी की जाए। लेकिन टर्किश लीडर तैयब एर्दोगान साहब की तरफ से जो इकदाम किए जा रहे हैं, जिस तरह वो राब्ता कर रहे हैं तमाम तर मुसलमान ममालिक से और एक मूवमेंट चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसे कैसे देखते हैं? डू यू थिंक ही इज द न्यू नेक्स्ट लीडर फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड, तैयब एर्दोगान? वो मुल्क हैं जो रोल कुछ अदा कर सकते हैं। ओके, पाकिस्तान आप घड़ी घड़ी पूछते जाते हैं, पाकिस्तान ने अपने आप को अपनी नालायकियों से अपने अंदर डिवीजन पैदा करके जो हमने अपना हशर किया है, करेक्ट। और जब हर सारी दुनिया में मांगने चले जाते हैं, जब तक आप अपने पांव पर नहीं खड़े होंगे और अपने गवर्नेंस को बेहतर नहीं बनाएंगे, पाकिस्तान को 3 साल की अच्छी गवर्नेंस की जरूरत है। अदरवाइज वी हैव द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड, इट्स द ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर पावर, लेकिन इकोनॉमिकली हमने अपने आप को अपाहज कर दिया। इंटरनेशनल और भिखारी। उससे बदतर ये है कि एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं, एक शक्ल किसी को देखने को नहीं तैयार, बगैर गाली दिए कमरे में नहीं बैठ सकते। तो आपने तो अपने आप को खुद ही नाकारा कर लिया। लेकिन ये चीज रिवर्स हो सकती है और तमाम पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है, उम्मीद है कि रिवर्स हो। और अब कुछ एक्शन जो लिए गए हैं, जैसे आपके बॉर्डर्स बंद किए गए हैं, ये तो पहले भी किए जा सकते थे, क्यों नहीं किया गया? उसका आपको नतीजा नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि आपकी गवर्नेंस में इतने बड़े फ्लॉज थे कि जुबड़े ओपनली नजर आ रहे थे। क्या हमको पहले नहीं पता था कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड का क्या नतीजा है? सबको पता था। अपने अपनी उंगलियां जो थी वो क्या कहते हैं, ये 5 उंगलियां घी में, एवरीबडी वाज इन्वॉल्व्ड। दिस हैज टू चेंज। आ जाए कि कौन मुल्क अदा कर, हम नहीं कर सकते इस वक्त सिवाय आई विश वी कुड। एक जमाना था कि हमने चीन और अमेरिका का भी बीच के काम कराया था, लेकिन उसके लिए आपको गवर्नेंस बेहतर करनी पड़ेगी। पाकिस्तान को 2-3 साल दरकार है। अब 2 एक्टर्स हैं, एक है तुर्की, एक है सऊदी अरब, के अलावा मुझे तीसरा नहीं नजर आ रहा। और तुर्की ने ऑलरेडी अपेरेंटली शुरू किया हुआ है कि जो सिविलियन है ये हॉस्टेजेस, इस सिलसिले में तो हो सकता है हमास ने उन्हें कन्वे किया हो, क्योंकि हमास ये चाहेगा। हमास की जो रिलीजियस बेंट है वो वही है जो तुर्की में है या जो मिस्र में थी मोहम्मद मुर्सी की। तो इसलिए एक सिंपैथी है तुर्की में हमास के लिए और हमास में तुर्की की इज्जत है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो रोल अदा कर सकते हैं। लेकिन इसलिए अदा कर सकता है कि वो सर पे बैठा हुआ है। और तीसरा है सऊदी अरब,
इसका दौलत भी है, अल्लाह तो करे। दोनों से बात कर रहा था। अल्लाह और करे सर ये कॉन्टेक्ट में अपना था। रोल अदा करें, बहुत ज़रूरी है इस मोड़ के ऊपर कि अपना अपना किरदार अदा किया जाए। ये बताइए हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म है सर अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने 2 स्टेट सोल्यूशन का जिक्र किया। लोगों को ये सोल्यूशन पसंद नहीं आया, आप इसे कैसे देखते हैं सर? 2 स्टेट सोल्यूशन वो है जो कि एक जगह नहीं कई जगह, और जो इसराइल कॉन्स्टेंटली वायलेट करता रहा है, कैंप डेविड अकॉर्ड्स में भी, उसके बाद ऑस्लो अकॉर्ड्स में भी। इसराइल तो जो चाह रहा था कर रहा था, दुनिया का हर कानून तोड़ रहा था, सारे अकॉर्ड्स तोड़ रहा था, अमेरिका से अकॉर्ड तोड़ रहा था, और ऑस्लो अकॉर्ड जिसमें वेस्ट पूरा पीछे था, उसको भी उसने तोड़ दिया, क्योंकि उसको पता था कि वो जो चाहे कर जाए, उसकी गुंडागर्दी को कोई रोकेगा नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने शायद ये तो नहीं कहा होगा, उन्होंने रेफर किया होगा 2 स्टेट सोल्यूशन को। वो तो पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टैंड है जिसमें इजराइल और पैलेस्टाइन विद जेरूसलम एज इट्स कैपिटल हो। बहुत शुक्रिया खुर्शीद कसूरी साहब, अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला है। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि अल्लाह हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की मदद फरमाए, क्योंकि यकीनन वो बड़ी मुश्किलात से इस वक्त दो चार हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे मईशत को कि आखिर पाकिस्तान मजीद कितना उधार पर चल सकता है। जानिए इस ब्रेक के बाद। बात करेंगे प्रोग्राम में मईशत की। सेगमेंट का नाम मैंने रखा है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। माली खसारा हमारा इसलिए बढ़ रहा है, 8,000 अरब से तजावुज कर चुका है हमारा फिस्कल डेफिसिट, और IMF के फोरकास्ट के मुताबिक हमारे रेवेन्यूज डिक्लाइन करते रहेंगे और हमारे एक्सपेंडिचर्स, हमारे अखराजात बढ़ते रहेंगे, जिसकी वजह से हमारा माली खसारा बढ़ता रहेगा। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के साथ आएगा, ये भी IMF ने वाजे कर दिया है। लेकिन मैं सोचने पर मजबूर हूँ, एक ऐसे मुल्क में जहां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये रिमार्क्स देते हैं कि आइन और रियासत चोरी स्मगलिंग में मुलव्विस है, एक ऐसे मुल्क में जहां पर चेयरमैन नादरा सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को बताते हैं कि नादरा के मुलाजमीन जाली NIC बनाने में मुलव्विस हैं, और फिर हुकूमत को गैर कानूनी तौर पर रहने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ कैंपेन चलानी पड़ती है और उन्हें निकालने के लिए बड़ी तगोदौ करनी पड़ती है। आखिर हमारे मुआशी हालात कितने और ख़राब हो सकते हैं? गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशात हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, डॉक्टर खाकान नजीब साहब। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। मेरा पहला सवाल है सर, ये फिस्कल डेफिसिट की जो सिचुएशन है, मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ डॉक्टर साहब कि जिस मुल्क के ऊपर इतना प्रेशर हो, इतना गरीब हो, इतना खसारा हो, उसका निगरान वजीर आजम अमेरिका जाता है, लंदन जाता है, पेरिस जाता है आईफिल टावर पे खाना खाने के लिए, फिर सऊदी अरब जाता है ताकि वो एज प्राइम मिनिस्टर उम्रा कर सके और खाने काबा के दरवाजे खुलवा सके। हमें ये जेब देता है सर, हम कब अपने एक्सपेंडिचर में रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, हम कब स्ट्रेट लाइन और सीधे पाथ पे चलने की कोशिश करेंगे? अल्लाह ताला मुसलमानों को सिराते मुस्तकीम दिखाए। आप कैसे रेकमेंड करेंगे, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, और सिचुएशन कितनी स्केरी है इस वक्त? तो पहले तो हमें ये रियलाइज करना है कि सिचुएशन जो है वो उसकी क्रिटिकलिटी क्या है। क्रिटिकलिटी का अंदाजा इस तरह लगाइए कि इस साल जब हम फेडरल गवर्नमेंट में टैक्स और नॉन टैक्स दोनों रेवेन्यूज को इकट्ठा कर लेंगे तो हमारे पास इतने पैसे नहीं होंगे। सो लेट मी रिपीट, इतने भी पैसे नहीं होंगे कि हम इंटरेस्ट एक्सपेंस और जो डेट वापस करना है वो पूरा कर सकें। हमने 7,303 अरब रुपया वापस करना है इस साल, उसको वापस करने के लिए हम 324 अरब रुपया बोरो करेंगे, और जब हम 303 अरब इस पूरे साल में, तो बाकी सब कुछ रनिंग ऑफ द स्टेट, रनिंग ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, पाकिस्तान का डेवलपमेंटल बजट, पाकिस्तान की सब्सिडीज, पाकिस्तान की SOEs, ये सब कुछ, पाकिस्तान की पेंशन्स, दे आर ऑल ऑन बोरोड फंड्स। फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क यानी कि फेडरल का मालियाती फ्रेमवर्क जो है वो इतना ब्रोकन है। मैंने हमेशा ये कहा है कि टैक्स रिफॉर्म, और पिछले कई साल से ये बात की है कि कीजिए। मैं आज कहता हूं कि टैक्स रिफॉर्म से ऊपर आपने बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन सामने रखा है। पाकिस्तान का एक्सपेंडिचर रिफॉर्म हैज टेकन ओवर द जिसे कहेंगे नीड of surgery above the Pakistan's tax reform. Now that is a very very serious statement to make for anyone. ये मैं क्यों कहता हूँ? पाकिस्तान के पास 17 ऐसे
जो फेडरल गवर्नमेंट चला रही है, गवर्नमेंट का काम नहीं है कि वो हेल्थ, एजुकेशन, क्लाइमेट, फूड, एग्रीकल्चर के काम चलाए। अगर आप इनको डिवॉल्व करते हैं तो तकरीबन करंट और डेवलपमेंट एक्सपेंस में 600 अरब रुपया बचता है। अगर आप HEC का खर्चा, जो कि फेडरल गवर्नमेंट को नहीं चलाना चाहिए या स्प्लिट करना चाहिए, तो 84 अरब रुपया बचता है। 212 है इस वक्त। मैंने पहली किताब SOEs पे पाकिस्तान में लिखी थी, कभी किसी ने कोई किताब लिखने की जरूरत नहीं की थी। मैंने दो में एक पहला 212 ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा इकट्ठा किया था फाइनेंस की वेबसाइट पे। आज वो किताब पढ़ी है, उसकी फिर हमने कई 3-4 इटरेशंस की ताकि हर साल अपडेट हो। आज 500 अरब का नुकसान है सालाना का, इससे बढ़ के नुकसान है, पर मिनिमम ये नुकसान हो रहा है। इसको अब एक्सपेंडिचर में देखिए कैसे संभालना है। सब्सिडी इनडायरेक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई हेस्को, गुजरावाला, इस्लामाबाद, अगर इनमें कोई भी ऐसा है, मैं नाम नहीं लेता, में भी सब जानते हैं कि कौन ज्यादा ब्लीड कर रहा है, टैरिफ को इक्वलाइज करने के लिए हम 167 बिलियन रुपीस की सब्सिडी दे देंगे। हम इनकम सपोर्ट में इस साल अगर 464 अरब रुपए की सब्सिडी देंगे, इसका सारा बोझ आप सेंटर पे नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? इसलिए कि ये डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट है। अगर ये डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट है तो आपको इनकम सपोर्ट में पाकिस्तान की सारी प्रोविंसेस को शेयर करना चाहिए। राइट सर। अब हमने आपके सामने बड़ी कलीदी गुफ्तगू की है। आखिरी बात, 803 अरब रुपया पेंशन का बिल है। इट इज अनटेनेबल फॉर जो बढ़ता रह रहा है, जो बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। सर, हम और कितना उधार पे चल सकते हैं डॉक्टर साहब? हम उधार पे नहीं चल सकते, इसलिए कि हमने पिछले कई साल, 5 से 8 साल 8% एवरेज बजट का खसारा किया है। अब आप कहेंगे कि ये थोड़ा समझाइए ना कि 8% से क्या मतलब है। आपने अपने डेट लिमिटेशन लॉ में ये लिखा है कि आप 3.5% से ऊपर खसारा नहीं करेंगे। आप 8% खसारा करते चले जा रहे हैं। आपको आज इंटरनेशनली पैसे देने को कोई तैयार नहीं था, इवन आपकी फ्रेंडली कंट्रीज, जब तक कि आपने IMF का प्रोग्राम नहीं किया। सो अब समझिए, अपने घर का रिफॉर्म कीजिए। पाकिस्तान का सबसे कलीदी रिफॉर्म यह है जो अभी मैंने आपके सामने रखा है। इसी में 2240 अरब आपने लिखा है अपने इकोनॉमिक सर्वे में कि ये टैक्स एग्जेम्पशंस आपने दी हुई हैं, ये टैक्स कंसेशंस आपने दिए हुए हैं, इनको काटिए जाकर। PSDP में ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अगले 16 साल कंप्लीट नहीं होंगे। सर डॉक्टर साहब, लेट मी इंटरप्ट सर, मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछनी है सर। अब एक बात वाज़ेह है सर, हमारी इकोनॉमी के प्रॉब्लम में सबसे, मेरी नज़र में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है सर, चोरी और काम चोरी। अब हमारे चीफ जस्टिस आज अदालत में कह रहे हैं रियासत करप्शन स्मगलिंग में मुआवनत करती है। हमारे चेयरमैन नादरा बता रहे हैं हमारा स्टाफ जाली NIC बनाने में मुलव्विस है। एक ऐसे मुल्क में जहां पर ग्रे और पैरेलल इकोनॉमी ने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया है कि ईरान में बनने वाली लस्सी कराची में आके बोतल में बिकती है, ओपन मार्केट्स चल रही है, सब तमाशा देख रहे हैं, सब सिस्टम का हिस्सा है। हम कैसे अपनी मईशत को पैरों पे खड़ा करेंगे सर? हम कब तक डिनाइल में रहेंगे और अपने आप से झूठ बोलेंगे डॉक्टर साहब? तो ये आपने दूसरा बड़ा कलीदी पॉइंट रख दिया कि अगर आप ये मान लें थोड़ी देर के लिए कि हमने एक्सपेंडिचर का एक अच्छा रिफॉर्म आपके सामने रखा है, तो अब ये करें कैसे? देखिए, पाकिस्तान में बहुत बात होती है कि हम, कलीदी मसला क्या है? देखिए, कलीदी मसला तो बड़ा तय है कि पाकिस्तान इज इन अ कॉम्पिटेंस क्राइसिस। कॉम्पिटेंस क्राइसिस से क्या मतलब है? ये एनर्जी को ठीक करना, एक्सपेंडिचर को रिफॉर्म करना, पेंशन्स जो हैं वो कौन करते हैं? अगर आप मुझे इनका निजाम बनाइए, मैं आपसे माजरत कर लूंगा। आप कहेंगे आप इकोनॉमिस्ट हैं, आप माजरत क्यों कर रहे हैं? मैं इसलिए माजरत कर लूंगा कि ये एक्चुअरीज का काम है कि वो पाकिस्तान का पेंशन का निजाम जो है वो हमें बना कर दिखाएं। मैं एक ओवर आर्चिंग उसका एक मैक्रो फ्रेमवर्क दे सकता हूं, पर मैं उसकी डिटेल नहीं बता सकता आपको। अगर मैं ये माजरत करने को तैयार हूं, तो क्या आप समझ सकते हैं कि आपके एनर्जी सेक्टर में, आपकी बजटिंग में, आपके टैक्सेशन के निजाम में, प्राइवेटाइजेशन के निजाम में, इन्वेस्टमेंट के निजाम में इतनी सख्त मौजूद है क्योंकि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने डिलीवर नहीं किया। पाकिस्तान का जो कलीदी इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो था वो 14% ऑफ GDP से भी बढ़ नहीं रहा था। तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं ला पा रहे थे। मैं बारहा कहता हूं, पाकिस्तान का कॉम्पिटेंस लेवल बिल्ड किए बगैर, उस कॉम्पिटेंस में बाहर से इंडक्ट किए बगैर लोकल डॉक्टर्स, आप ये निजाम 5 साल बाद मुझे दोबारा इंटरव्यू कर लीजिएगा, मैं यही गुफ्तगू करूंगा जो आज कर रहा हूं आपके सामने। उसकी वजह यह है कि मैंने 6 साल पहले टेबल पर बैठ के ये कहा था 250 अरब रुपए की पेंशन थी, 250 अरब रुपए की।
मैंने ये कहा था कि ये डबल हो जाएगी कुछ सालों में। आई वॉज रॉन्ग। वो 803 अरब रुपया हो गई है एंड इट इज गोइंग टू बी फार अहेड एज वी मूव। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट जो है वो रीप्रोफाइलिंग के लिए बिल्कुल राइप है। आप 24 अरब डॉलर हर साल खड़े हैं पेएबल, इसको आपने बिल्कुल क्लियरली डेट को रीप्रोफाइल करना है ताकि मैक्रो जो स्टेबिलिटी है वो आपको दिखाई देना शुरू हो। कीजिए इसको। अब इन सारे मसलों का हल वही है कि आपको पाकिस्तान का कॉम्पिटेंस लेवल इन सब इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज में बढ़ाना है। प्राइवेटाइजेशन जरूर कीजिए बट विद अ वेरी वेरी कॉम्पिटेंट सेट ऑफ पीपल। पाकिस्तान ने ये शो किया है कि अगर आप स्मगलिंग को रोकना भी चाहते हैं, आपने स्मगलिंग का जिक्र किया, सो लेट मी से दिस, जहां आपने तय किया, आपने जब तोरखम का बॉर्डर बंद किया 12 दिन, तो आपको फौरन दिखाई दिया कि जो डॉलर वहां पे स्मगल हो रहे थे, जैसे ही वो चीज रुकी, आपके रुपए को पाकिस्तान में इस्तेहकाम मिला। व्हेन यू डिसाइड टू इंडक्ट एट द हाईएस्ट लेवल, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का सही काम रिजल्ट भी देखा। स्टेट में कैपेसिटी बिल्ड कीजिए ताकि ये Right. सारे काम किए जा सकें। राइट, थैंक यू सो वेरी मच। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी बेहतरीन उन्होंने रिकमेंडेशन सामने रखी हैं। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, अगर मुल्क का आपने मुल्क के मुआशी हालात का जायज़ा लेना है, लोगों के मेंटल स्टेट का आपने जायज़ा लेना है, तो आज जो पावर डिवीजन बिजली चोरों को पकड़ रहा है, आप सिर्फ देख लीजिए कितने बड़े बड़े लोग, सियासतदान, सहाफ़ी, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई ऐसा शख्स मुझे नज़र नहीं आया जो बिजली चोरी ना करता हो। ये है वो प्रॉब्लम मेरी नज़र में। जब तक हम अपने डीएनए से, अपने खून से चोरी और काम चोरी नहीं निकालें, अपने पैरों पे मुल्क खड़ा नहीं हो पाएगा। तो अल्लाह जी को जवाब दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।